नमस्कार दोस्तों, IAS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे चुनावी व्यय सीमा की समीक्षा हेतु समिति पर। चुनावी व्यय मतलब आपके नेताजी चुनाव में कितना खर्च कर रहे हैं, उसकी एक सीमा होनी चाहिए और उसकी सीमा की समीक्षा हेतु समिति पर। नेताजी कितना पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ पर खर्चा करते हैं, किस लिए खर्चा करते हैं, जिसका आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसकी अधिकतम सीमा हो, मतलब कितना खर्च कर रहे हैं, इसकी अधिकतम सीमा का आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन हुआ है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए कुल व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों की जांच या समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव के दौरान उम्मीदवार आपके नेताजी कितना पैसा खर्चा किए हैं, इनसे संबंधित मुद्दों की जांच या समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं इस समिति के बारे में। इस समिति को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचकों की संख्या में परिवर्तन और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स (CI) में परिवर्तन का आकलन और हाल में संपन्न चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च पैटर्न पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का काम सौंपा है। इस समिति को, जो समिति बनी है, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचकों की संख्या में परिवर्तन, मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वयस्क आदमी या निर्वाचक जो सरकार को चुनते हैं 18 साल से ऊपर, इनकी संख्या बढ़ रही है। इसके कारण खर्च भी बढ़ेगा। जब खर्च बढ़ेगा तो इसके जो अधिकतम सीमा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जो लागत है, पहले 100 रुपये का वैल्यू ज़्यादा था, अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मतलब 100 रुपये का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, तो इसलिए अब खर्च बढ़ रहा है। तो इसी के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, ये कहाँ से आया, क्यों ये शुरू हुआ। आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर राजनीतिक दलों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण बढ़े हुए डिजिटल अभियान के खर्चों का पूरा करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव की खर्च सीमा में वृद्धि की जाए। आयोग द्वारा मांगे गए मतलब आयोग ने राजनीतिक दलों से स्पष्टीकरण मांगा है कि आपके राजनेता कितना खर्च किए हैं, कितना नहीं किए हैं। तो राजनीतिक दलों ने आयोग से कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस मार्च से चल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं सब डिजिटल हुए हैं। कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसके बाद भी आपके नेताजी बिहार में बड़े बड़े LED स्क्रीन में भाषण देते हुए नजर आ रहे थे। वहाँ पर बाढ़ थी, उसके बावजूद जनता क्या कर रही है, इसके लिए कोई परेशान नहीं, बस चुनाव के लिए बड़े बड़े LED स्क्रीन पे भाषण देते हुए नजर आ रहे थे। तो सीधी सी बात है, खर्च बढ़ेगा। इसलिए राजनीतिक दलों ने बिहार में कोविड-19 महामारी की नज़र रखते हुए चुनाव आयोग से खर्च बढ़ाने की मांग की है, मतलब खर्च की जो सीमा है उसको बढ़ाने की मांग की है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव नियम 1961 के नियम 90 के एक संशोधन को अधिसूचित किया गया। इसके तहत तत्काल प्रभाव से लागू व्यय की सीमा में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव नियम जो बना है 1961 में, उसके नियम 90 से एक संशोधन हुआ था जो 10% की बढ़ोतरी करता है। इसी आधार पर तत्काल प्रभाव में 10% की बढ़ोतरी की जाए। अब बात करते हैं इस चुनाव नियम 1961 के और संशोधन पर। चुनावी खर्च की सीमा को अंतिम बार इससे पहले वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था, जबकि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद वर्ष 2018 में उनके चुनावी खर्च सीमा में संशोधन किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कट के अलग हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 राज्यों में हुआ 2014 में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसका 2018 के चुनाव में खर्च सीमा में संशोधन किया गया। उसके बाद वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के दौरान मतदाताओं की संख्या में 834 मिलियन से 921 मिलियन तक की वृद्धि होने के बावजूद खर्च सीमा में वृद्धि नहीं की गई है। पहले कितने मतदाता थे? 834 मिलियन, मतलब 83 करोड़ 40 लाख मतदाता थे 2014 में। 2020 तक इस समय 92 करोड़ मतदाता हो चुके हैं। 9 करोड़ मतदाता बढ़ चुके हैं, लगभग 9 करोड़। और वर्ष 2014 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 220 से बढ़कर 2020 में 301 हो गया है। मतलब रुपए की कीमत जो है वो घट कर काफ़ी घट गई है। पहले 100 रुपये की कीमत आप मार्केट जाते थे ज़्यादा सामान पाते थे, अब वही सामान लगभग आप 150 रुपये में पा रहे हैं। तो इसलिए अब चुनाव खर्च बढ़ गया है। अब बात करते हैं व्यय सीमा क्या होता है। आपके
क्या होता है, आपके नेताजी कितना खर्च करते हैं। वैसे तो नेताजी बहुत रुपया खर्च करते हैं, लेकिन एक आधिकारिक है जो वो है, यह वह राशि है, व्यय सीमा यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है, जिसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। मतलब सिर्फ आपके पास इतना खर्च करने का अधिकार है, इसी का आपको आधिकारिक दिखाना होता है कि आप इतना रुपया खर्च किए हैं। लेकिन आपके नेताजी कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, दारू खर्चा करते हैं, दारू में आपको मांसाहार कराएंगे, आपको पैसे बांटेंगे, आपको कपड़े देंगे चुनाव के लिए, वोट पाने के लिए। खर्चा करते हैं करोड़ों में, काफ़ी करोड़ खर्चा कर देते हैं, आप लोग देखे होंगे, पाए भी होंगे 500 रुपया। विधानसभा चुनाव के लिए सीमा 20 लाख रुपए, पहले सीमा 20 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 28 लाख रुपए तक, और लोकसभा चुनाव के लिए 54 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 70 लाख रुपए तक है जो आधिकारिक सीमा है। मतलब कोई विधायक जब चुनाव लड़ रहा है विधायक होने के लिए, तो यह सीमा 28 लाख रुपये है। लेकिन कितना खर्चा करते हैं भाई, गिनो मत, करोड़ों गिन लो। लेकिन ये आधिकारिक होता है जो फर्जी है। और चुनाव के लिए 70 लाख रुपये सांसद लोग खर्च करते हैं। कभी देखा है सांसद को 70 लाख रुपये खर्च करते हैं? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, RPA 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने तक की तिथि किए गए सभी व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होता है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, RPA 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक नेताजी को जब से अपना नामांकन कराते हैं उसके बाद से लेकर जब तक चुनाव ख़त्म होता है उस दिन तक अपना सभी खर्च को एक खाता के रूप में, मतलब रिकॉर्ड के रूप में रखना है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी नेताजी को ECI के समक्ष अपना व्यय विवरण करना होता है। चुनाव आयोग के समक्ष अपना व्यय, अपना खर्चा विवरण प्रस्तुत करना होता है। उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर RPA 1951 की धारा 10 के तहत ECI द्वारा उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कोई नेताजी अगर गलत विवरण प्रस्तुत करते हैं तो उनको 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन नेताजी कभी सही करते ही नहीं हैं। ECI द्वारा निर्धारित व्यय सीमा चुनाव के दौरान किए जाने वाले वैध खर्च के निर्धारित है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा गलत एवं अवांछित कार्यों पर खर्च किया जाता है। बात सही। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि चुनावी खर्च की यह सीमा अवास्तविक है, क्योंकि उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च वास्तविक व्यय से बहुत अधिक होता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि चुनावी खर्च की सीमा अवास्तविक है। जो सीमा दिखाया जाता है, जो रिकॉर्ड में दिखाया जाता है, वो अवास्तविक है, क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं उनका वास्तविक खर्च उन्होंने सही में बहुत ज़्यादा खर्च किया होता है, लेकिन जो रिकॉर्ड में दिखाते हैं उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं दिखाते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान अधिकतम खर्च की सीमा के निर्धारण के संदर्भ में दिसंबर 2019 में एक निजी सदस्य द्वारा संसद में बिल पेश किया गया। क्या था वह बिल? यह कदम इस आधार पर उठाया गया कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च के संबंध में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा खर्च की गई कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है, जिस कारण अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का शोषण किया जाता है। ठीक है। हालांकि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है। नेताजी की तरह ही जो आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको भी अपना चुनाव व्यय एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उसको 90 दिन के भीतर ECI मतलब चुनाव आयोग के समक्ष रखना पड़ता है। नेताजी को 30 दिन के भीतर, और पार्टी जो है आपकी, जिसको आप वोट दिए हैं या जिस नेताजी की पार्टी है, उसको 90 दिनों के भीतर रखना पड़ता है। अब बात करते हैं राज्यों द्वारा चुनाव की फंडिंग पर। इस प्रणाली में राज्य द्वारा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च वहन किया जाता है। राजनीतिक दलों का चुनाव खर्च कौन व्यय करता है? राज्य करता है। इसमें यह प्रणाली वित्त पोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकती है, क्योंकि यह चुनाव में इच्छुक सार्वजनिक वित्तदाताओं के प्रभाव को सीमित कर सकती है तथा इसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अगर नेताजी के चुनाव का खर्चा राज्य कर उठाए तो बाहर से पैसा नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है इस पर अंकुश लग सकता है। अब बात करते हैं राज्य अनुदान पर सिफारिश पर। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राज्य द्वारा वित्त पोषण आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए एक समान आधार को सुनिश्चित करेगा एवं ऐसा कदम सार्वजनिक हित में होगा।
इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आई। इसमें यह कहा गया कि राज्य का मतलब राज्य अगर किसी कमज़ोर राजनीतिक दल को पैसा दे या समर्थन करे तो यह इसके लिए बहुत ही अधिक उचित होगा, सार्वजनिक हित में होगा। यह भी सिफारिश की गई कि राज्य द्वारा यह धन केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दिया जाना चाहिए तथा यह आर्थिक सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के रूप में दी जानी चाहिए। मतलब सिफारिश यह की गई कि यह सुविधा है यह राष्ट्रीय और राज्य दलों को ही दिया जाना चाहिए। मतलब अरे गहरे कोई दल न बना ले, फर्जी दल बना के आपसे पैसा राज्य से पैसा ऐंठ लें। तो यह लिए कहा गया कि कोई राष्ट्रीय या राज्य दलों से ही लिए मतलब दिया जाए और उसके साथ ही आर्थिक सहायता की जगह पर उन्हें उम्मीदवारों को सुविधा देना चाहिए। ठीक है। वित्त आयोग की रिपोर्ट 1999 के अनुसार राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्तीय सहायता देना वांछनीय या उचित है, बशर्ते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त न करें। अगर राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से पैसा न प्राप्त कर रहे हैं, मतलब क्राउड फंडिंग हुआ या कोई अनुदान दे रहा है, अगर ऐसा ना करें तो उनको राज्य को पैसा देना चाहिए। मतलब राज्य जो है वह राजनीतिक दलों को खर्च उठाना चाहिए। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग 2000 में द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया गया, लेकिन इसके द्वारा उल्लेख किया गया कि राजनीतिक दलों के नियमन के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा को राज्य द्वारा वित्त पोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता है। बात सही है। चुनाव आयोग राज्य को चुनाव के आधार पर धन देने के पक्ष में नहीं है। आयोग का पक्ष है कि वह राज्य द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की जांच करने और अन्य खर्चों पर रोक लगाने में सक्षम नहीं होगा। अब बात करते हैं लागत मुद्रास्फीति सूचकांक क्या है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, इसका उपयोग मुद्रास्फीति के कारण वर्ष दर वर्ष माल और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। मतलब हर साल माल और संपत्ति, जो आपका सामान है और जो आपकी संपत्ति है, उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। जब कीमत में वृद्धि हो रही है तो रुपए का जो है, रुपए की साख का अवमूल्यन हो रहा है। तो इसी हिसाब से मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया जाता है। इसकी गणना महंगाई दर की कीमतों से मिलान करने के लिए की जाती है। सरल शब्दों में, समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि में कीमतों में वृद्धि होगी। मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक बराबर पूर्व वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी में औसत वृद्धि का 75%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कीमतों में हुई वृद्धि की गणना करने के लिए पिछले वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट की लागत की तुलना वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं जो अर्थव्यवस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं की बास्केट कीमत से करना है। केंद्र सरकार द्वारा CI को आधिकारिक गजट में सूचित किया जाता है। वही मुद्रास्फीति मतलब जो हुआ, जो पहले था उसका 75%, मतलब 100 रुपये था, जो आज का 100 रुपये है वो पहले का 75%, मतलब 75 रुपये के बराबर है। आज का 100 रुपये पहले के 75 रुपये के बराबर, यही मुद्रास्फीति का वो है सिस्टम। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में तुरंत शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।